गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपके बीच साइंस का कुछ क्वेश्चन लेकर आपके बीच आए हुए हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ेंगे और उस पर थोड़ा थोड़ा हल्का बातें करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन बहुत रहेंगे तो मैं उतना डील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर डील कर पाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। तो आइए हम लोग जानते हैं समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे। देखिए, समजातीय श्रेणी वह कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक ना। कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही क्रियाशील समूह होता है। जिसके सभी सदस्यों में क्या होता है, एक ही क्रियाशील समूह होता है और इसके जितने भी आणविक सूत्र होता है उसके बीच में जो अंतर आता है वो एक जैसा होता है। जैसे मान लेते हैं हम एल्केन लेते हैं, तो एल्केन का मानते हैं हम एल्केन के सदस्यों में के नाम लेते हैं। तो मेथेन हो गया, एथेन हो गया और प्रोपेन हो गया। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि मेथेन, एथेन और प्रोपेन। मेथेन का होता है CH4, एथेन का होता है C2H6 होता है और प्रोपेन का होता है C3H8 होता है, ठीक ना। अब जरा इस बात का ख्याल रखें कि मेथेन दिया CH4 और इसका दिया, देखिए अभी दोनों के बीच का अंतर देखिएगा। अगर एक ही क्रियाशील समूह में इनके आणविक सूत्रों के बीच CH2 का अगर अंतर आना शुरू हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। आ गया समझ में ना। तो देखिए, तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, ये घटाएंगे तो 1 कार्बन हो गया। इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, इसमें 4 तो 6 में से 4 होने कितना हो जाएगा, 2। तो बताइए ये दोनों के बीच में कितना का अंतर आया, CH2 का आ गया। उस तरह इसमें भी घटा सकते हैं। 3 गो यहाँ पे 2 गए तो घटाएंगे तो C बच गया। 8 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी क्रियाशील समूह में उसके सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच, ठीक ना, आणविक सूत्रों के बीच अगर CH2 का अगर अंतर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। उदाहरण भी आप दे सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, युक्ति सूत्र क्या है, उदाहरण दे, ठीक ना। तो देखिए ध्यान समझिएगा, संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को क्या कहेंगे, युक्ति सूत्र कहेंगे। आप कहिएगा सर कैसे आप कह रहे हैं संरचना सूत्र के संक्षिप्त। अब सर जैसे मेथेन है, CH4 है, ये देखिए तो कितना जगह छेक रहा है। देखिए तो संरचना सूत्र इतना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, इतना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, इतना जगह भी छेक रहा है। तो इसका संक्षिप्त रूप लिख दीजिए। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या हो गया, CH4। तो इसी को क्या कहेंगे, युक्ति सूत्र कहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक यौगिक में अंतर बताएं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट है कार्बनिक यौगिक। जीवित स्रोत से प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और अकार्बनिक यौगिक मतलब मृत स्रोत से प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अकार्बनिक। और लेकिन अंतर आपको बताना है तो क्या बताइएगा, कार्बनिक यौगिक में अंतर क्या बताइएगा कि इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं और इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अकार्बनिक में उच्च होगा, इसमें क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, ठीक ना। इसमें और भी लिखना चाहते हैं तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, आसानी से जल जाते हैं और अकार्बनिक यौगिक आसानी से नहीं जलते हैं। और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यह जटिल होता है, ठीक ना। यह क्या होता है, जटिल होता है। और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, सरल होते हैं, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए पहले पॉइंट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन जब के यौगिक को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन इसमें पॉइंट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विअबंध और त्रिअबंध रहता है, उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक ना। तो दोनों का डिफाइन कर लिए। फिर उसके बाद अब चाहते हैं एक और अंतर लिखने के लिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कम क्रियाशील होता है और असंतृप्त में क्या होता है,
अधिक क्रियाशील होते हैं। फिर आपके सामने कह रहा है कि थर्ड नंबर पॉइंट में भी आप डाल सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहता है, ठीक ना। तो उसमें देखिए इसमें जो होता है एल्केन होता है, इसमें क्या होता है एल्केन, किसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको एल्केन के भी नाम से जानते हैं। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि द्विबंध वाले को एल्कीन और त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। अगर सूत्र लिखना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तो इसका लिख सकते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, इसमें CnH2n +2 होता है, +2 होता है। और इसका जो होता है द्विबंध वाले का संरचना सूत्र होता है, जिसको द्विबंध वाले को क्या कहते हैं एल्कीन कहते हैं, CnH2n होता है। और एक का होता है त्रिबंध वाले का CnH2n-2 होता है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 हम शॉर्टकट ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोले हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इनमें एल्केन वाला होता है और एल्केन का सामान्य सूत्र इसमें डाल दीजिएगा। और संतृप्त में 2 होते हैं, कौन, द्विअबंध और त्रिअबंध, ठीक ना। तो द्विअबंध को क्या कहते हैं एल्कीन कहते हैं, त्रिअबंध को क्या कहते हैं एल्काइन कहते हैं। तो दोनों का सूत्र डाल दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, साबुन कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, साबुन कैसे बनाया जाता है। बहुत इजी प्रोसेस है साबुन बनाने का। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक बीकर ले लीजिएगा। बीकर में क्या कीजिएगा 20 ml तेल या वासा लेकर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कीजिएगा के मिश्रण को मिला दीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा गर्म होने दीजिएगा। जब गर्म होने लगेगा उसके बाद उबलेगा, तो उबलते समय उसको और 10-15 मिनट उबालेंगे, ठीक ना। और उसके बाद क्या करेंगे, बीकर में 5 से 10 ग्राम नमक डाल देंगे और उसको कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब ठंडा होने देंगे तो जब ठंडा होने लगेगा तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ समय के बाद वो ठोस का रूप धारण कर लेगा। तो ठोस रूप धारण कर लेगा तो उसको अपने मतलब जिस हिसाब से साबुन का कटिंग डिजाइन डालना है उस हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर चाहते हैं कि कुछ इत्र डालने, सेंट डालना, परफ्यूम का चीज डालना, तो उसमें डालकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका सुगंध को और अच्छा कर सकते हैं। तो इस प्रकार साबुन हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अपमार्जक ने साबुन का स्थान ले लिया है, कैसे। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आज दुनिया फास्ट हो गई है, हर चीज चाहता है कि जल्दी से काम करना है। साबुन से देखिए जब हम लोग कठोर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कठोर जल में जब साबुन देखिएगा कपड़ा साफ करते हैं तो उससे झाग उतना नहीं निकल पाता, मतलब कम क्रियाशील होता है, मतलब कम झाग बनाता है, उससे सफाई भी सही ढंग से नहीं हो पाता है और उसमें मेहनत हम लोग को ज्यादा लगता है, किसमें, साबुन से। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसके बदले में अपमार्जक निकाल दिया। और अपमार्जक ने क्या किया, कम समय में हम लोग कपड़ा बहुत जल्दी साफ कर लेते हैं, उसमें मेहनत भी कम लगता है। इसलिए आजकल लोग साबुन की जगह पे ज्यादा कर क्या यूज करते हैं, अपमार्जक का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अपमार्जक ने साबुन का स्थान ले लिया है। और कोई पूछता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है, तो बोलिएगा कठोर जल में साबुन जो होता है अधिक झाग नहीं बनाता है और ठीक से भी, और ये ठीक से कार्य भी नहीं करता है। इसमें क्या बोलिएगा, ये कठोर जल के साथ ये अधिक झाग बनाता है और ये ठीक से कार्य भी करता है। मतलब ठीक से कार्य का मतलब समझ रहे हैं ना, कि सफाई सही ढंग से करता है, ठीक है। देखिए ये जितने सारे प्रश्न है ना, मैं तो बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सारा प्रश्न को बताऊंगा ही। लेकिन अगर आपको पहले से याद है, अगर आप इसको पहले से दिमाग में सेट किए हुए हैं तो अच्छी बात है। अगर कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नया मिला है, जिसको जरूर पढ़ लीजिएगा, पता नहीं कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 नंबर है ना, योगशील अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक ना। तो कहा गया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक का, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक का द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के डबल बॉन्ड पर अभिकारक के परमाणु के समूह का क्या होता है, योग होता है, या अभिकारक के परमाणु का योग होता है, या समूह का योग होता है। देखिए दो बात बोल रहे हैं, या अभिकारक के परमाणु का योग होता है या समूह के योग होता है, तो उसी को क्या कहेंगे, योगशील अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है, कभी अलग अलग करके देता है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि को बताएं या क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने के लिए, तो लंबा हो जाएगा, बट हम शॉर्टकट में थोड़ा आपको बता देते हैं। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि को बतावें, तो प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाते हैं। देखिए, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को क्या कीजिएगा, जब गर्म करते हैं, ठीक ना, तो गर्म करने के पर जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, मीथेन गैस कहेंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव के आवर्त सारणी में अंतर बतावे। ध्यान से देखिएगा, आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मोस्टली टाइप का है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक ना, और मेंडलीव के आवर्त सारणी। देखिए, ये जरा कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई अगर आपसे पूछता है कि आवर्त सारणी किसने बनाया है, तो मेंडलीव ने ही बनाए थे, ठीक ना। तो सबसे पहले बात को ध्यान समझिए, हमें अंतर बताना है, तो अंतर कैसे बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी, गौर कीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है दीर्घ रूप होता है, दीर्घ में होता है बड़ा रूप होता है, और ये जो होता है मेंडलीव की आवर्त सारणी छोटा रूप होता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट और है, इसको आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, और इसको जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर और मेंडलीव की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को लिखें। देखिए, आप जानते हैं कि न्यूलैंड्स ने सारेगामा पाधा निशा के बारे में बताया था, और उनका ये बात है कि पहले तत्व के गुण 8वें नंबर तत्व के गुण से क्या होता है, बिल्कुल समान मिलता है, तो उससे क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत कहते हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर खत्म हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, डबेराइनर के त्रिक नियम को लिखें। देखिए, डबेराइनर के त्रिक नियम क्या होता है, इन्होंने 3 त्रिक नियम बनाए थे, और ये करने का मतलब है कि पहले तत्व और तीसरे तत्व को जोड़ देने पर और उसके औसत निकालते थे, तो क्या होता था, बीच वाले तत्व का मान निकल जाता था, तो उसे क्या कहते हैं, डबेराइनर के त्रिक नियम कहते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किण्वन क्या होता है। देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, छोटा सा है। बच्चे क्या करते हैं, बड़ा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं, लेकिन छोटा क्वेश्चन याद ही नहीं करते हैं, परीक्षा में छोटा ही क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए, किण्वन जो होता है, ठीक ना, एक उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक मतलब समझते हैं, जैसे दही का जमना, ठीक ना, गन्ने के रस से शराब बनाना, ये सब क्या होता है, किण्वन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया। तो आइए आगे देखते हैं। आइए, संकलन अभिक्रिया क्या है, ठीक ना, ये परिभाषा जो है सेम आपका मिल रहा है, परिभाषा योगशील अभिक्रिया का 7वां नंबर प्रश्न जो हम बताए थे, योगशील अभिक्रिया क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे है संकलन अभिक्रिया, तो इसमें क्या बताए थे, अभिकारक का योग होता है, किसमें, अभिकारक का, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक के द्विबंध या त्रिबंध के अभिकारकों का योग होता है अभिकारक में, और इसमें होता है प्रतिकारक, ठीक ना, इसमें भी क्या होगा, प्रतिकारक का युग होता है, उसे क्या बोलेंगे, संकलन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक ना, प्रतिकारक का युग होगा। तो आगे पॉइंट दिया है, समवायता क्या है, उदाहरण से बतावे, ठीक ना, पूछता है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है। आप देखिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में आपको जब तक उसका रिएक्शन नहीं बताइएगा, ठीक है ना, रिएक्शन नहीं दीजिएगा, तो आपका आंसर लिखा हुआ गलत साबित हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए पॉइंट आपको दोनों डालना होगा। तो आइए हम जानते हैं समवायता क्या होता है। समवायता में कह रहा है कि अणु सूत्र समान होता है, इसमें क्या होता है, अणु सूत्र समान हो लेकिन का संरचना सूत्र जो होता है भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहेंगे, समवायता कहेंगे, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अपरूपता क्या है तथा ये कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपरूपता कोई भी तत्व हो उसके एक रूप से अनेकों रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना, एक रूप से अनेकों रूप में जो पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, अपरूप कहेंगे। तो कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, कौन कौन, ग्रेफाइट और हीरा। तो हो सकता है कि प्रश्न आपसे कह दे कि ग्रेफाइट और हीरा में अंतर बतावे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वल्कनीकरण क्या है तथा वल्कनीकृत वस्तु द्वारा कौन सी वस्तु बनाई जाती है। देखिए, वल्कनीकरण क्या होता है, इसमें कह रहा है ना कि जो प्राकृतिक रबर होता है ना, उस प्राकृतिक रबर में सल्फर के साथ उसको मिला दीजिए, और मिलाने के बाद जब उसको मिल जाएगा तो उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो एक प्रकार का, ठीक ना, अच्छा गुण वाला रबर आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो जो रबर आपको अच्छा गुण वाला प्राप्त होगा ना, उसी को क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। और आपसे इसमें बोला है कि वल्कनीकृत वस्तु कौन सी वस्तु बनाई जाती है, तो सिंपल है, जो रबर का दस्ताना होता है, ठीक है ना, रबर बैंड होता है, ठीक है।
17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आप भी देखिएगा अपने घर पे लोहा का जो गेट होता है लोग उस पर क्या करता है, पेंट करता है, क्योंकि लोहा जो है खुला में है, मतलब हवा के संपर्क में है, और हवा के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है, और जब उसमें जंग लग जाता है तो उसमें क्या होता है, वह लोहा जो होता है और कमजोर हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे की वस्तु पर क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कहा कर रहा है कि मिश्र धातु क्या है तथा ये इसके उपयोग को लिखें। देखिए इसी में आंसर छिपा है। मिश्र का मतलब होता है कहीं ना कहीं मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है, धातु से। मतलब दो या दो से अधिक धातु जब मिलेंगे तो उनसे एक नए यौगिक बनेगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। इसका उपयोग क्या लिखिएगा, जैसे गाड़ी को बनाने में इसका उपयोग होता है, जहाजों को बनाने में उपयोग होता है, मूर्तियों को बनाने में होता है, सिक्कों के बनाने में इसका उपयोग होता है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर, 23 नंबर, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन अपने आप में इतना महत्व रखता है कि मैट्रिक बोर्ड में पूछते ही रहता है, ठीक है। तो पहला अभी क्वेश्चन 19 नंबर है कि तांबा या कॉपर के मुख्य अयस्कों का नाम लिखिए। देखिए सबसे पहले तांबा है क्या, तो तांबा एक धातु है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसकी परमाणु संख्या 29 होती है। और आपसे कहीं कह दे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि तांबा की परमाणु, तांबा या कॉपर एक ही होता है, ठीक ना। इसका तांबा या कॉपर की परमाणु संख्या होती है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो 29 बता दीजिएगा। फिर तांबा के अयस्कों का नाम बताइए। तो तांबा का अयस्क क्या होता है, कॉपर पाराइड्स होता है, ये बात आप जानते हैं। क्यूपराइट भी होता है, ये भी जानते हैं। कॉपर ग्लांस भी होता है, ठीक ना, ये मुख्य अयस्क है। और कह दिया कि कॉपर पाराइड से तांबा का निष्कर्षण किया। देखिए कॉपर पाराइड से तांबा का निष्कर्षण होता है, ठीक है, लेकिन निम्नलिखित चरण होता है इसके। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस टॉपिक पर। इसमें क्या होता है, इसमें फेर फलन विधि से क्या किया जाता है, अयस्कों का सांद्रण कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि लोहा के किस्मों को लिखें। देखिए लोहा के किस्म कितने होते हैं, तो लोहा के 3 किस्म होते हैं, सबको जानते हैं इस बात को। तो लोहा के 3 किस्म होते हैं। पहला नंबर होता है ढलवा लोहा, दूसरा नंबर होता है पिटवा लोहा और तीसरा नंबर होता है इस्पात, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहा के मुख्य अयस्कों के नाम लिखिए। देखिए सबसे पहले लोहा है क्या, लोहा एक धातु है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। और लोहा के मुख्य अयस्क कौन कौन हो सकता है, तो आप जानबे करते हैं सिडेराइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट भी होता है, ठीक ना। तो लोहा का निष्कर्षण कह रहा है कि हेमेटाइट से बताने के लिए, तो इसको क्या करते हैं, जो खनिज अंदर से निकलता है, ठीक ना, आता है, तो उसको लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग धो देते हैं, बहुत अच्छा से धो देते हैं। धोने के बाद उसकी सफाई करते हैं। जब सफाई हो जाता है तो मतलब सांद्रित अयस्क हमें प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद वह सांद्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, जिंक के मुख्य अयस्कों के नाम लिखें तथा इसके निष्कर्षण को भी लिखें, ठीक है ना। देखिए जिंक या जस्ता एक ही होता है, जिंक या जस्ता एक ही होता है। तो जिंक या जस्ता का संकेत होता है Zn होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है, ठीक है। आइए इसके मुख्य अयस्कों के नाम जानते हैं। इसके मुख्य अयस्क होते हैं जिंकाइट होते हैं, जिंक ब्लेंड होते हैं, ठीक ना। तो ये इसके क्या होते हैं, मुख्य अयस्क हो गए। इसके निष्कर्षण को बताने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जिंकाइट जो होता है ना, जिंकाइट के कोयले के चूर्ण को, जिंकाइट को क्या करना है, कोयले के चूर्ण को जब उसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जस्ता मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एल्युमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम लिखिए। देखिए एल्युमिनियम जो होता है एक धातु होता है। इसकी संकेत जो होता है Al होता है। इसका मतलब परमाणु संख्या जो होता है 13 होता है। इसके मुख्य अयस्क के नाम अगर पूछ रहा है आपसे, तो मुख्य अयस्क जब जन्मे करते हैं, बॉक्साइट होता है, ठीक ना, बॉक्साइट भी होता है, कोरंडम भी होता है, किसके, एल्युमिनियम का होता है। इसके निष्कर्षण को भी बताना है। देखिए ये सिर्फ एल्युमिनियम से, आज के डेट में जितने सारे बर्तन बनता है, बर्तन बन रहा है एल्युमिनियम का, तो ये सब उसी का ही निष्कर्षण है, ठीक ना। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, जो आप नोट्स अपने विस्तार से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्यों। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सोडियम के अलावा पोटेशियम भी होता है, इसके अलावा लिथियम भी होता है। तो कोई भी आपको दे देगा, सोडियम तीनों अगर दे देता है तो बात देखिए हुआ। ये देखिए ये सब होता है, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, और इसको खुला में रखने पर तो क्या होता है, आग पकड़ने लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
तेल के अंदर रखते हैं, और तेल के अंदर जब ये रहता है तो ना ही अभिक्रिया करता है और ना ही आग लगता है, ठीक है ना। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। आगे पॉइंट है संक्षारण क्या होता है, इसके आवश्यक शर्तों को लिखे। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछता है परीक्षा में। तो संक्षारण देखिए क्या होता है कि संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु है, ठीक है ना, उस धातु पर क्या होता है, कुछ अवांछनीय पदार्थ आकर क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। ये किस आवश्यक शर्तों से, हवा के कारण होता है, नमी के कारण होता है, क्रियाशील धातु के कारण होता है, ठीक है ना। आवश्यक शर्त में ये बात लिख दीजिएगा। अगला पॉइंट है 25 नंबर, अयस्कों का सांद्रण क्या है, ठीक है ना। देखिए अयस्क में बहुत सारे अशुद्धियां होती हैं, ठीक ना, उसको शुद्ध करना ही क्या कहलाएगा, अयस्कों का सांद्रण कहलाएगा। अगला पॉइंट है भर्जन एवं निस्तापन क्या है, या क्वेश्चन ऐसे भी डाल सकता है कि भर्जन एवं निस्तापन में अंतर। भर्जन का दूसरा का नाम जारण भी होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस पर। तो भर्जन के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि ये होता है हवा की उपस्थिति में बिना द्रवित किए, ध्यान सुनिएगा, हवा की उपस्थिति में बिना द्रवित किए गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे। और ये होता है हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यशद लेपन क्या होता है। देखिए ये सब छोटा क्वेश्चन, छोटा छोटा प्रश्न है। बच्चे क्या करते हैं, बड़ा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेते हैं। आपको टीचर क्या करता है, एकदम सटीक क्वेश्चन डाल देता है कि हाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो यशद लेपन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे लोहा होता है, इस्पात होता है, तो उसको हम लोग जंग से बचाने की कोशिश करते हैं। जब उस जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, जस्ता का एक पतली परत उस पर क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं, ठीक ना। उसी को क्या कहेंगे, यशद लेपन के नाम से जानेंगे। आइए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि खनिज एवं अयस्क क्या है। देखिए पृथ्वी तल या पृथ्वी के ऊपर जो तत्व प्राप्त होते हैं या यौगिक प्राप्त होते हैं उसे क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होते हैं, जिसको हम आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त कर लें उसे क्या कर सकते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक ना। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं खनिज एवं अयस्क में अंतर बताइए, ठीक है। अगला पॉइंट क्वेश्चन है कि उपधातु क्या है। उपधातु क्या है, देखिए उपधातु में लिखा है मतलब धातु और अधातु के दोनों का जब गुण उसमें पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। इसमें पूछ देगा कि उसके उदाहरण दीजिए। तो जर्मेनियम का नाम आप सुने होंगे, एंटीमनी का नाम आप सुने होंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट है भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर बताइए। देखिए भौतिक गुण कह रहा है तो धातु शुरू से आप पढ़ते हैं, धातु में क्या होता है, विशेष चमक होती है, अधातु में क्या होता है, विशेष चमक नहीं होती है। इसमें धातु में आप क्या जाते हैं, विद्युत का सुचालक होता है, या विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। धातु क्या होता है, आघातवर्धे और तन्य होते हैं, और ये क्या होते हैं, आघातवर्धे और तन्य नहीं होते, मतलब क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं कि धातु कर्म क्या होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा तो है लेकिन पॉइंट वाला क्वेश्चन है। देखिए अयस्क जो होता है ना, अयस्क में धातु का हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं या शुद्धिकरण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, धातु कर्म कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, लोहे को जंग से बचाने के लिए बचाने के लिए दो गो उपयोग लिखना है। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, उस पर यशद लेपन करते हैं। क्वेश्चन हमारा छूट गया था 31 नंबर क्वेश्चन। आघातवर्धे का मतलब होता है, आघातवर्धे का मतलब जिसको पीटने पर फैलता है, और तन्ने का अर्थ होता है जिसको लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है परीक्षा में, ठीक है ना, संभावना है। तो आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है कि कारण यह है कि आयनिक यौगिक जो होता है ये विरुद्ध आवेश के आयनों से, विरुद्ध आवेश वाले आयन होते हैं, ये एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ के रखते हैं, और इसको जब हम लोग कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, ठीक ना। उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार
दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ठीक ना। इसके ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनाते हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण अगर पूछेगा तो आप उदाहरण एक बार अम्ल वाला के साथ दिखा दीजिएगा उसके ऑक्साइड को, एक बार क्षार वाला को दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन पूछता है ये प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? ध्यान से देखिएगा, पीओपी जो होता है, ध्यान से समझिएगा, पीओपी जो होता है आसानी से क्या करता है, पानी को अवशोषित कर लेता है अपने में, ठीक ना, और एक जिप्सम का निर्माण करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दें तो ये तुरंत क्या करेगा, जिप्सम का निर्माण कर देगा। अगला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन है कि हम जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम जानते हैं जो अम्ल जो होता है, ठीक ना, जल में जब घुलता है तो H+ आयन देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में अम्ल का जो होता है व्यवहार क्या बन जाता है, अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं? देखिए, यह पीड़कनाशी के रूप में जो होता है ना, पीड़कनाशी के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक सफेद सा चूर्ण होता है, जिसमें से क्या होता है, क्लोरीन में गंध का महक आने लगता है, ठीक है, वही विरंजक चूर्ण होता है, ठीक है। इसका मतलब बोल देगा बनाने की विधि बताइए, तो कैसे बनाने की विधि आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो बोलिएगा, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्या करेंगे, 40 डिग्री ताप पर जब उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है 38 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पीओपी बनाने की विधि को बताएं, ठीक है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब इसको गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगर आपसे कहीं पूछ दे कि पीओपी के दो उपयोग बताइए, तो मूर्तियों को बनाने में, ठीक ना, हड्डियों को, हड्डी जब टूट जाता है तो उसको प्लास्टर करने में हो जाता है, ठीक ना, मूर्ति को भी बनाने में होता है, खिलौने को बनाने में भी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार में अंतर बताएं, ठीक है ना। तो ये भौतिक गुण के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अम्ल और क्षार, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, और क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। यह जल में घुलकर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है, और ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, ठीक ना। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से, अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है, इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बंद होता है, और आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का उपयोग लिखिए। देखिए, बेकिंग सोडा कहिए या खाने वाला सोडा कहिए, खाने वाला सोडा कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक ना। तो इसका उपयोग आपसे पूछता है परीक्षा में, तो इसका उपयोग क्या लिखिएगा कि रसोई घर में क्या होता है, खास्ता बनाने में इसका उपयोग आता है, ठीक है ना। और भी उपयोग आप चाहे तो इसका जोड़ सकते हैं कि खाद्य सामग्री में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ रहे थे लोग धोने बेकिंग सोडा का, तो इसका हो सकता है कि आपसे बनाने की इसका बेज भी पूछ ले, तो इस पर ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा क्या है, इसका उपयोग को लिखना है। तो इसमें क्या होता है, ये पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका काम आता है। क्या चीज होता है, ये पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, याद रखिए कागज को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका भी अगर पूछ दे आपसे परीक्षा में कि इसके बनाने की विधि को लिखें, तो इसको आप परीक्षा में देख लीजिएगा और अपनी फेयर कॉपी से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। देखिए, हम सारे पॉइंट को एक बार में इस क्लियर कर दिए, हो सकता है कि आपसे अलग अलग पूछे। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व होता है, हमारे पाचन तंत्र में क्या होता है, पीएच का महत्व आता है। फिर मिट्टी के पीएच मान के महत्व होता है, जलीय जीव जो रहते हैं उनमें पीएच का महत्व आता है। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे पीएच का महत्व, जैसे धातु में होता है, धातु पीएच परिवर्तन के कारण धातु का प्रभाव होता है। तो इस तरह का क्या होता है आपके सामने पीएच, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व मैंने बता दिया। अगर कहीं आपसे परीक्षा में खाली सिंपल तरीके से पूछ देता है कि हमारे दैनिक जीवन क्या हटा कर लीजिए, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, तो आप जान भी करते हैं कि हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें एंटासिड टैबलेट लेते हैं ताकि वो उसको क्या करे, अम्ल को दबा दे और मेरा पेट का प्रॉब्लम जो है समाप्त हो जाए, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, पीएच स्केल क्या होता है, ठीक ना। तो पीएच स्केल जो होता है, छूट गया है, ध्यान रखिएगा। पीएच स्केल क्या होता है, देखिए किसी हाइड्रोजन आयन में, ठीक ना,
जब भी किसी विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जब हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक ना, पता करते हैं, तो जिसके माध्यम से पता करते हैं उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच का रियल अर्थ क्या होता है, पी से होता है पुष्टांक और एच से होता है हाइड्रोजन, और रियल अर्थ सामान्य अर्थ इसका देखिए तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की शक्ति होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्वेश्चन क्या करता है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में जल, देखिए नहीं डालते हैं क्यों, देखिए जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जब गर्म हम करते हैं, जब उसमें जल डालिएगा तो क्या होगा, उसमें से तो उछाल मारता है। जैसे उसमें उछाल मारेगा तो आपके चेहरे पर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, आपको चेहरे को भी जला सकता है, आपके कपड़ों को भी जला सकता है। ये इतना खतरनाक होता है कि कांच के बर्तन को भी तोड़ देता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा क्या है। देखिए जब भी बारिश होता है ना, तब बारिश होने के बाद वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, कितना कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है क्यों। अम्ल का जलीय विलयन, देखिए अम्ल का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का सुचालक होता है। जब अम्ल जो है जल में डालते हैं तो धन आयन और ऋण आयन देता है, ठीक ना, और धन आयन जब ऋण आयन हमको मिलना शुरू हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, अम्ल जो है जलीय विलयन का विद्युत का चालन करता है या सुचालक करता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सामने कि अम्ल पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। देखिए दही एवं खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, तो अम्ल होता है, और अम्ल जो होता है धातु सब क्रिया करेगा तो क्या करेगा, लवण तथा जल बनाएगा, और ये लवण तथा जब जल बनाएंगे तो ये जिसमें पदार्थ जो रखा गया है वह खाने योग्य नहीं रहता है, इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तनुकरण क्या होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा पॉइंट क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन खतरनाक है। देखिए जल में अम्ल और क्षार, जल में क्या होता है, अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं, ठीक है ना, जब उसमें मिलाते हैं तो उसमें आयन की सांद्रता क्या होती है, प्रति इकाई में कमी आ जाती है, उसी को क्या कहेंगे, तनुकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूचक क्या होता है। देखिए सूचक से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमें कोई संकेत दे रहा होगा, तो अम्लीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है, और क्षारीय का ये हमें संकेत अगर देने लगे कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है, उसी को क्या कहते हैं, सूचक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल एवं क्षार के उपयोग को लिखे, ठीक है ना। तो अम्ल और क्षार के उपयोग में क्या होता है, अम्ल जो होता है, देखते होंगे सुनार के पास आप जाते होंगे तो क्या करता है, कुछ खट्टा चीज, नींबू या कुछ ऐसा चीज होता है, उस पर डालता है गहना पर, वो सफाई करता है। इसका मतलब है कि गहनों की सफाई में इसका उपयोग होता है। और भी देखा जाए तो बाथरूम में भी क्या होता है, सफाई होता है अम्ल का। इसके अलावा और क्षार के बारे में कोई देखिएगा तो क्षार में क्या होता है, जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है। इसके बाद देखा जाए तो क्षार का साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। सांद्र अम्ल में होता है, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है सांद्र अम्ल कहते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है उसे तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उदाहरण दे अपने मन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में अगर उदाहरण आप नहीं दें तो ये परफेक्ट नहीं होगा। संयोजन का मतलब इंग्लिश में कॉम्बिनेशन में कहते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। दो से अगर एक होता है, ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया होता है। अगर एक से अगर दो होता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ये अम्ल और क्षार आपस में मिल जाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, तो अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो लवण तथा जल को क्या करते हैं, बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया और साथ में, ठीक ना, ऑक्सीकरण की क्रिया और साथ में अवकरण क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी। देखिए इसमें क्या ऊष्माशोषी दिख रहा है, मतलब ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। तो इसमें अवशोषण होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्सर्जन होगा। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा उसे ऊष्माशोषी कहते हैं, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकल विस्थापन कहिए या केवल विस्थापन कहिए, और द्विविस्थापन क्या है उदाहरण बताने के लिए। देखिए एकल विस्थापन क्या होता है, एकल, इसी से समीकरण सब क्लियर होता है, ठीक है ना। तो एकल विस्थापन जो है इसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ कहिए या कोई तत्व कहिए किसी यौगिक के पास जब जाता है, ठीक है ना, तो उसके क्या करता है, उसको तोड़ता है। जब उसको तोड़ेगा, ठीक है ना, तो उसके स्थान पर क्या करता है, बैठ जाएगा और खुद बैठ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे, मानते हैं कॉपर है और मानते हैं कॉपर को ApSO4 के पास जाना है। मैंने एग्जाम्पल गलत तौर पे ले रहा है, लेकिन यहाँ देखिए कॉपर है पे, तो ये क्या करेगा, ये अकेला पदार्थ है, ये तत्व है, इसमें यौगिक पास आएगा तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, हटा देगा, कहेगा तुम हट जाओ, अब मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ। तो Fe का बदले में क्या आ जाएगा, Cu बन जाएगा, ठीक है ना, तो CuSO4 हो जाएगा। आगे बात समझो ना। तो वही बात बोले हैं कि एकल विस्थापन क्या होता है कि कोई पदार्थ जो है किसी यौगिक के पास जाएगा और उसके स्थान पर क्या करेगा, तोड़कर उसके स्थान पर बैठ जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, एकल विस्थापन कहेंगे। लेकिन द्विविस्थापन क्या होता है, जिसमें आयनों का दोनों तरफ आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन के नाम से जाने जाएंगे। आगे क्वेश्चन मेरा सामने है कि कौन सा क्वेश्चन पे हम लोग थे लोग, रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है, यही ना क्वेश्चन है ना, एकल विस्थापन बताइए दिए थे। 58 नंबर क्वेश्चन का रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में क्या होता है, उसके मतलब जो मतलब जैसे लिखेंगे, जैसे मैं लिखूंगा कार्बन लिखूंगा ऐसे, तो कार्बन थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है, तो कार्बन के बदले में उसका संकेत लिखेंगे या सूत्रों की सहायता का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, क्यों हम इसको संतुलित करते हैं, इसका एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार अभिकारक एवं प्रतिफल, मतलब जो ये साइड वाला अभिकारक होता है, तीर के निशान से पहले बाएं साइड में जो होता है वो अभिकारक होता है। अभिकारक का जितना वजन होना चाहिए उतना ही इसमें वजन होना चाहिए। अगर इसमें दो परमाणु है तो इसमें भी सेम 2 परमाणु होना चाहिए, उसी को इसीलिए उसको क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। जिस प्रकार आप दुकान पे जाते हैं चावल खरीदते हैं तो चावल में देखते हैं एक तरफ तराजू रखा रहता है, एक तरफ सामान रखा जाता है, तो क्या होते हैं, जब तक दोनों इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना, तो आप संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि अवकरण या अपचयन। तो देखिए जिसमें हाइड्रोजन अगर जुटेगा, जिसमें हाइड्रोजन अगर जुटता है तो वो अवकरण होगा, और जिसमें ऑक्सीजन अगर जुटता है वह उपचयन होगा। देखिए 59 नंबर और 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा, और जिसमें जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा तो क्या हो जाएगा आपका अवकरण, और जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या हो जाएगा उपचयन। उपचयन का दूसरा का नाम क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया है। तो 59 और 62 नंबर मैंने क्वेश्चन बता दिया, बीच में 60 क्वेश्चन बता रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है परीक्षा में। देखिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। मैग्नीशियम रिबन गौर से समझिएगा, मैग्नीशियम जो होता है, ठीक है ना, सामान्य ताप पर भी हवा के संपर्क में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने लगता है, ठीक है ना। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो इस बात को दिमाग में रखेंगे, तो अब मैग्नीशियम रिबन पे क्या होता है, ऊपर एक परत जमने लगता है। अब उसको हमको जलाना है तो उसे जल नहीं पाएगा क्योंकि उसका परत जमा हुआ है। तो उस हालात में हम क्या करते हैं, उस पे क्या करते हैं, सर्विस पत्र से उसको रगड़ के सफाई कर लेते हैं, तब उसके बाद उसको जलाते हैं। आगे समझ में ना। विकृत गंधिता कह रहा है, विकृत गंधिता होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में क्या बोले हैं, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उसमें उपचयन की क्रिया के कारण, ठीक है ना, खाना जो होता है अप्रिय हो जाता है, मतलब अरुचिकर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। उपचयन तो यही सब बताइए दिए हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित समीकरण एवं असंतुलित समीकरण क्या है। देखिए संतुलित स्पष्ट हो रहा है कि बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं इस तीर के बाएं साइड में इसको अभिकारक कहते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो इधर जितना परमाणु संख्या समान रहेगा, जितना रहेगा उतना ही परमाणु संख्या इधर होता है। मतलब कहने का मतलब अभिकारक और प्रतिफल में क्या होती है, परमाणु संख्या समान हो उसी को क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। और असमान हो या बराबर नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ज्वलन ताप क्या होता है, या प्रज्वलन ताप वही होता है, ठीक ना।
जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट क्वेश्चन है कि दहन क्या है। देखिए, दहन से स्पष्ट हो रहा है कि कोई पदार्थ जब जलाइएगा तो जलाने पर क्या निकलेगा? उष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। तो ये अगर आपको निकलना शुरू हो जाते हैं उसी को दहन कहते हैं। कह रहे हैं कि इसके आवश्यक शर्त क्या हो सकते हैं? आवश्यक समय ज्वलन ताप की प्राप्ति होता है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति हो सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अभिकारक एवं उत्पाद क्या है? अभिकारक एवं उत्पाद क्या है? ध्यान से समझिएगा, अभिकारक का मतलब क्या होता है? पहले इस बात को समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए, जो सीधा था ना, हम बताए थे ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, ठीक है, उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, जिस जो इधर बनता है नया पदार्थ, उसी को क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, नहीं तो प्रतिफल कहेंगे। ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र क्या होता है? ठीक है ना। ये चीज आप जानते हैं कि रासायनिक संकेतों की सहायता से, क्या बोले हैं? रासायनिक संकेतों की सहायता से किसी तत्व या अणु के यौगिकों के एक अणु को प्रदर्शित करने वाले संक्षिप्त रूप को, ठीक ना, संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं? रासायनिक क्या है? रासायनिक सूत्र कहते हैं, यानी तो अणु सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। तो अभी तक आपने देख लिया, एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था, संरचना सूत्र है। देखिए, इससे आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। संरचना सूत्र तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2+2। इसके सदस्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक ना। जैसे मेथिन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उसी प्रकार आपको एल्कीन से बनता है। ठीक ना। एल्कीन का तो एथिन, प्रोपेन, ब्यूटीन। ठीक ना। एल्काइन का तो आप जानते करते हैं, एल्काइन में क्या होता है? एथाइन, एल्काइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक ना। ये सब जितने सारे होते हैं एल्काइन में आता है। ठीक है। अब आता है कि बेंजीन से जुड़ा हुआ रहता है। एल्कोहल्स में तो जिसमें आपको एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब जितने सारे आते हैं। तो इसका संरचना सूत्र आप क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखिए, आपका काम क्या करना है कि आपने पहले से तो तैयारी किया ही है। इसमें हो सकता है कि कुछ, मुझे उम्मीद है कि सारा प्रश्न आपको याद होगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें काम क्या है, जब आपको पूरा प्रश्न याद होगा तो कोई ऐसा प्रश्न जरूर मिला होगा जो आपको याद नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, उसको देख लेना है और टेंशन नहीं लेना है, माइंड को फ्रेश करना है। माइंड जितना फ्रेश रहेगा उतना अच्छा आप डील कर पाइएगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आज मैथ का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और कल भी आपका साइंस का एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। आप डरिए मत, बिना डरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने जो सपना देखा है जितना परसेंट लाने का, वो आपका सपना जरूर पूरा होगा। ये मेरी दुआ और सबके दुआ, आपके माता पिता का दुआ, आशीर्वाद सब बना हुआ है आपके ऊपर। इसलिए आप लोग मेहनत अभी कीजिए लगातार, कम से कम 5 दिन लगातार, 6 दिन लगातार मेहनत कर दीजिए। तब देखिए आपका रिजल्ट आने वाले कल में एक खुशियों का सौगात लेकर आएगा। क्योंकि कहा जाता है कि बड़ी बड़ी खुशियों को अगर पाना है तो छोटी छोटी खुशियों को कुर्बानी देना पड़ेगा। जैसे अभी के डेट में आपके पास जो खुशियां हैं, जैसे बहुत बच्चे अभी आज के सेंटर में पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छा से वहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि केवल नॉर्मली गए होंगे पढ़ने के लिए। तो जो टाइम पास करने वाले हैं, तो समझिए कि उनका जीवन भी आने वाले कल में टाइम पास ही होगा। लेकिन अगर सही ढंग से पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको लग रहा है कि हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे, तो बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक ना। और वो मेहनत कर रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग भी जो नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए, क्योंकि आज के डेट में शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है ना। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। बाकी और सब काम देखिएगा, वो सारा कठिन काम है। ठीक है ना। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।